नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड को बने पैदा हुए 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी एक विवाद उसका ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उसे लग रहा है कि अभी भी वो अपने आप को उस तरह से पोषित नहीं कर पा रहा है। मामला है परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड का जन्म हुआ, उस वक्त परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ, लेकिन अभी भी कई विवाद ऐसे हैं जिसकी वजह से उन परिसंपत्तियों को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद चल रहा है। और ये तो तब है जब ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, और इस वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें क्या है और उनका क्या समाधान हो सकता है, अभी तक निदान नहीं होने का कारण भी क्या है, जबकि सभी जगह सरकारें एक ही पार्टी की हैं, उसके बावजूद क्या दिक्कतें आ रही हैं। आम जनता इन समस्याओं से कैसे जूझ रहा है, प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि एक रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बड़ा जरिया होती हैं ये परिसंपत्तियां। ऐसे में मेंटेनेंस तो करनी पड़ रही है उत्तराखंड को, लेकिन उसका जो रेवेन्यू आ रहा है वो सारा जा रहा है उत्तर प्रदेश के पास। और भी कई ऐसे मामले हैं जिनकी वजह से परिसंपत्तियां एक ऐसा विषय हो गया है जो इस बार भी लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भटजी, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी उत्तराखंड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप भसीन साहब, सबसे पहले इसलिए आपके पास आना जरूरी है क्योंकि जो मसला है, अब जो पाले में गेंद है वो बीजेपी के हाथ में है। 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका और ऐसे में ज्यादातर जो गवर्नमेंट रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट रही है उत्तराखंड में। और अभी फिलहाल अगर हम बात करें, तीनों राज्य, 2 राज्य और केंद्र, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड अपनी परिसंपत्ति, अपने पैसे, अपने हक को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। क्या कारण माना जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी के आने के बाद जो परिसंपत्तियों का बहुत बड़ा मसला था, उसमें लगभग समाधान हो गया है। और उससे पहले कांग्रेस 10 साल रही, भारतीय जनता पार्टी सरकारें भी रहीं, तो कई बातें लंबी चलती रहीं। लेकिन धामी जी ने आने के बाद जब योगी जी के साथ बातचीत की और उनके साथ जो काफ़ी अच्छी बात हुई है, उसके परिणाम स्वरूप कई मसले हैं जो काफ़ी पुराने थे, वे उनका समाधान कर दिया गया है। उनमें चाहे आवास विकास परिषद के भवनों का सवाल हो, चाहे दूसरे सवाल हो, तो लगभग 80% से अधिक मसले जो है उनका समाधान किया जा चुका है। कुछ मसले हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ, कुछ मसले हैं, खासतौर पर नहरों के मामले को लेकर के मसले हैं, अभी उन पर चर्चा चल रही है। और अगर दोनों राज्यों के बीच में मसला तय नहीं होगा तो निश्चित तौर पर केंद्र इसमें बीच का मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर जो चीज रुकी हुई है उसका भी समाधान कर लिया जाएगा। भसीन साहब, राजस्थान से मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में ईआरसीपी एक ऐसा मसला था जिसको लेकर काफी विवाद चला। सरकारें अलग अलग रहीं, वहां पर गहलोत की सरकार राजस्थान में हुआ करती थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जैसे ही वहां सरकार बदली राजस्थान में, यहाँ पर भजनलाल सरकार आई और सरकार के आते ही आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही हफ्तों में ये विवाद सुलझ गया, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई। बीजेपी केंद्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, वहां मसले सुलझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 दशक से ज्यादा का वक्त है और अभी तक मसले नहीं सुलझ पाना, तो सवाल तो बीजेपी पर ही खड़ा होगा ना। इतनी अपने सारे संसाधन उनके पास होने के कारण, मंत्री भी उनके पास हैं, विधायक उनके पास हैं, सांसद उनके पास हैं, केंद्र सरकार, उसके बावजूद अगर हल नहीं हो पाता है तो फिर और कौन सी कुंजी की जरूरत है? मैंने कहा ना आपसे, कुछ मुद्दे हैं अभी इसमें, दोनों राज्यों के अपने मसले हैं, तो निश्चित तौर पर इसका समाधान होगा। लेकिन जो आपने बात कही है, तो मैं 2 बात इसमें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि लगभग 80% से अधिक मसले सुधर गए हैं और संपत्तियां इधर हस्तांतरित हुई हैं। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपनी संपत्ति बनाने का अवसर मिले हैं और हमको वहाँ पर स्थान भी प्राप्त हो रहा है कि हम जहाँ पर कि अपने पर्यटक स्थल और जो अपना स्टेट गेस्ट हाउस वगैरह बना सकते हैं। दूसरी ओर आपका ध्यान इस बात की भी आकृष्ट करूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद जो 5 राज्यों के बीच में एक मसला था बांध को लेकर के, शाहू का, उस मसले में भी समाधान कर लिया गया। अब जो बहुत लंबे समय तक तो 5 राज्य इसमें उलझे हुए थे, लेकिन जैसे तैसे भी सबको जोड़ करके हमारी सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, उन लोग मिल करके उसका भी समाधान निकाल लिया। अब जो बातें रह गई हैं उनका भी कर लिया जाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, समय लगा है लेकिन किया जाएगा और जिम्मेदारी हमारी बनती है, इसको मानते हैं। अग्रवाल साहब,
आप जी 2 दशक से ज्यादा का वक्त, और जैसा कि अभी वसीम साहब ने कहा कि 10 साल तो कांग्रेस की सरकार वहां पर रही। कांग्रेस की सरकार के वक्त में भी किसी तरह की कोई कोशिश ही नहीं की गई। एक तो मैं काउंटर चाहूंगा जो भी वसीम साहब ने कहा है, लेकिन ये बात सही है। देखिए, सरकारें चाहे कुछ भी उनके बीच के विवाद हों, प्रशासनिक स्तर पर किसी तरह का ढुलमुल रवैया रहा हो, लेकिन जनता को जो समस्या होती है ना, वो उससे पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जनता अपनी तकलीफ को कहना तो चाहती है, लेकिन लंबे समय तक उसकी पीढ़ियां गुजर जाती हैं और तब तक उनका विवाद शांत नहीं होता। खासतौर पर जब संपत्ति और परिसंपत्तियों की बात आती है, उससे जुड़े हुए मसलों की बात आती है, तो वो बड़ी तकलीफ में होती है। आपको नहीं लगता लोकसभा में एक बड़ा मुद्दा दिख जाएगी कांग्रेस के लिए भी? देखिए, मैं तो एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और कई सरकारों के लाठी डंडे खाने का सौभाग्य इस राज्य निर्माण के लिए हुआ है। यही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर वसीम साहब को याद दिला दूं, जब राज्य निर्माण का प्रस्ताव उत्तराखंड की विधानसभा में आया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आया था, तो पहले दिन से ही भाजपा की नियत, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व तो भाजपा का या उत्तर प्रदेश का नेतृत्व रहा हो, सिर्फ उनकी नियत इस राज्य को कंगाल बनाने की रही है। कभी 26 संशोधन लाकर, कभी 29 संशोधन लाकर, कभी 36 संशोधन लाकर इस राज्य को आर्थिक रूप से कंगाल बनाने की साजिश की गई थी। राज्य निर्माण के साथ साथ राजधानी के मुद्दे को भी निश्चित रूप से भाजपा ने उलझाया है। मैं वसीम साहब को याद दिला दूं कि जब ट्रिपल इंजन की नहीं, जब तो डबल इंजन की सरकार कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपकी की सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, तो 11वें वित्त आयोग से जो 5,000 करोड़ रुपए का हमारा हिस्सा उत्तराखंड को मिलना था, वो दबा लिया गया। सिंचाई विभाग का 340 करोड़ रुपए का जो देनदारी थी, वो गायब कर दी गई। और उसके अलावा कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित मामले थे, नियुक्ति से संबंधित मामले थे, परिवहन से संबंधित मामले थे, कई इस तरह के मामले थे, नहरों के मामले थे, टिहरी डैम से मिलने वाली रॉयल्टी का मामला था। तमाम मुद्दों को उलझाया गया है। वसीम साहब कह रहे हैं कि धामी जी की सरकार आई, उससे पहले त्रिवेंद्र जी की भी सरकार थी, वो भी बातचीत ही करते रहे, 6 वर्ष तक बातचीत होती रही, और वसीम साहब मान रहे हैं कि अभी भी कुछ मुद्दे हैं। अरे आप 6 वर्ष से 9 वर्ष से तो आपकी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भी 6-7 वर्ष होने को आ गए, अभी भी मुद्दे बाकी हैं। अरे क्यों जनता को ठगते हो? क्यों उत्तराखंड की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं? जो 5,000 करोड़ रुपए पिछले बकाया रह गए, वो याद दिला रहा हूँ, कहीं नोट कर लें वसीम साहब। धामी साहब की सीधी सुनी जाती है प्रधानमंत्री जी, क्या उस 5,000 करोड़ में 2,500 करोड़ रुपए दिलवा दीजिए, कम से कम इतना कष्ट कर दिए। जो टिहरी डैम की रॉयल्टी का हिस्सा हमें मिलना है, वो दिलवा दीजिए। किसाऊ डैम का मुद्दा है, अन्य तमाम समस्याएं हैं, हो तो क्या किसाऊ नहीं हो पाई। अभी तक बातचीत चल रही है। अरे बातचीत नहीं, आपकी सरकार तो कई वर्ष हो गए हैं, केंद्र में भी आपकी 10 वर्ष से सरकार है। करिए प्रभु, कुछ करिए। आपकी तो सीधे सुनवाई होती है, और धामी साहब तो धाकड़ धामी है, उनके तो प्रधानमंत्री जी सीधा सुनते हैं, बताया जाता है, बड़े धाकड़ तरीके से बताया जाता है। तो करिए, राज्य की संपत्तियों का बंटवारा ईमानदारी से करिए, न्यायपूर्वक करिए। और जब ट्रिपल इंजन बैठा है वहां पर, तो काहे की चिंता करते हैं? तो तक नहीं, जनता के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को हर मंच पर उठाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी पहले मर्तबा, मुझे मेरे वसीम साहब आपको पूरा समय मिलेगा, क्यों चिंता? नहीं, मैं पीछे बोला ही नहीं, मैं बोला कहीं चिंता मत करो। वो सिर्फ इशारा कर रहे, बोल नहीं रहे वो अग्रवाल साहब सिर्फ इशारा कर रहे कि उनको काउंटर करना। आप बोलिए। इनका इशारा आप नहीं समझते, इनका इशारा हम लोग अच्छी तरह समझ गए। कब ये सीडी भेज दें, कब ईडी भेज दें, कब इनकम टैक्स भेज दें, इनका इशारा तो बड़ा खतरनाक होता है वसीम साहब की पार्टी का। इनके इशारे से सबको अच्छे को डर लगता है। तो वसीम साहब कोई बात नहीं, आपकी सीधी सुनी जाती है, कराइए न्याय। चलिए भट्ट साहब, मैं लौटूंगा वसीम साहब, आपके पास काउंटर लूंगा। भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़े में। भट्ट साहब देखिए, जब उत्तराखंड के पैदाइश की बात की जाती है ना, तो यूकेडी उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि ये उनका ये कहना है, इस दल का ये कहना है कि इसको लेकर जो सबसे बड़ा आंदोलन था और सबसे ज्यादा जो कोशिशें की, वो यूकेडी की तरफ से की गई। आपको क्या लगता है उस वक्त जब इस विचारधारा को विधानसभा में, उत्तराखंड की विधानसभा में इस विचार को रखा गया कि एक उत्तराखंड अलग राज्य होना चाहिए, विचार को रखना, लेकिन उससे पहले की तैयारियां करना, ये कहीं दिक्कत रही? अगर कोई भी बंटवारा अगर होता है, अगर अलग राज्य को लेकर कोई विचार सामने आया है, तो उससे पहले उसके ग्राउंड वर्क को करना चाहिए था कि अगर मान लीजिए ऐसा करना है तो उसके लिए हमें किन किन तैयारियों को अंजाम देना है,
बंटवारा परिसंपत्तियों का किस तरह से होगा, उनके रेवेन्यू को लेकर किस तरह से बंटवारा होगा और ये मामला लंबित ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसको लेकर पहले से तैयारी करनी होगी। ये तैयारी पहले नहीं की गई थी और उत्तराखंड का बहुत जल्दबाजी में सियासी वजहों से बंटवारा कर दिया गया बिना किसी तैयारी के, और इसी वजह से इतने लंबे समय तक अभी तक लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा इस बात को लेकर के ऐसा विषय पर आपने जो है डिबेट रखी है, जिस विषय पर काफी लंबे समय बाद इसकी डिबेट हुई है। इस बिंदु को कोई छूना नहीं चाहता। अब आ जाइए, मैं बात बोलूंगा पूरी पृष्ठभूमि की कि राज्य बनने के बाद, राज्य बनने से पहले जो हमारी मांगे थी उस पर तो छोड़िए, मैं बात नहीं करूंगा। मगर जब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का पुनर्गठन विधेयक पास हो रहा था, तब 26 राज्य विरोधी संशोधन करके लखनऊ की सल्तनत ने हमारे साथ क्या अपराध किया। हम हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र को चाहते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पर पूरा हरिद्वार मिलाकर उत्तराखंड की सीमांकन को बढ़ाया। हमने उसे भी स्वीकारा ये कहकर कि अच्छी बात है, मगर 26 राज्य विरोधी संशोधन जो इन्होंने किए, इसके मामले को लेकर हमारे माननीय काशी सिंह हेरी जी ने बहुत विरोध किया। उस समय पर एनडी तिवारी जी के वर्ड शब्द ब शब्द मैं बोल रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य नहीं चाहती। इन्होंने राज्य विरोधी जो 26 संशोधन किए हैं, यदि लखनऊ की सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने यदि एक भी शब्द उठाया तो ये राज्य आंदोलन की मांग को ठंडे बस्ते में डाल देंगे, राज्य नहीं बनेगा। इसलिए अभी जैसा भी ये स्वीकार कर रहे हैं, जब हमारा राज्य बन जाएगा इस लड़ाई को लड़ेंगे और अब ये 26 राज्य विरोधी संशोधन खत्म कराकर राज्य का सीमांकन सही कराएंगे। जो हमारी नहरों पे कब्जा हुआ है, जो जल बोर्ड बनाकर इन्होंने हमारे पानी पे कब्जा किया है, टिहरी बांध की संपत्ति पर इन्होंने जो कब्जा किया है रॉयल्टी पर, ये सब हम छुड़वाएंगे। और 9 नवंबर को जब ये राज्य बना, वहीं से हमारे राज्य का एक दुर्भाग्य बन गया कि इन 24वें वर्ष में आने के बावजूद भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता, 10 साल कांग्रेस, 13 साल भाजपा, दोनों ने जो फुटबॉल उत्तराखंड की जनता का बनाया, उसका परिणाम यह है कि जब जब चुनाव नजदीक आए, इन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपकी संपत्ति छुड़वा देंगे, संपत्तियों का विवाद बंद कर देंगे, कर्मचारियों का विवाद खत्म कर देंगे। और जो 5000 करोड़ की बात हमारे कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, ये तमाम चीजें समय समय पर जनता के बीच में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने रखी और कही, मगर इंच मात्र काम नहीं हुआ। परिणाम इस राज्य का क्या हुआ? हमारी संपदाएं बिक गई, हमारी नौकरियां बिक गई, हमारे राज्य का स्वरूप बिगड़ गया, हमारी सीमाओं का आज तक जो है सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड राज्य जिस अवधारणा के लिए बना था, उस अवधारणा को खत्म कर दिया गया। परिणाम यह है कि 64 लाख लोगों का ये राज्य 1,35,00,000 की जनसंख्या में बदल गया। संपदाओं में बाहर वाले कब्जा कर गए और उत्तराखंडियत खत्म हो गई। परिणाम यह है कि इस राज्य के अंदर अब पुनः आंदोलन खड़े हो गए इस बात को लेकर कि रोजगार ना बेचो, मूल निवास दो, भू कानून दो, परिसंपत्तियों का बंटवारा सही करो, हमारी नहरों को छेड़ो। दुर्भाग्य देखिए, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हमारा, मगर उसके बांध पे कब्जा उत्तर प्रदेश का, पानी हमारा मगर कब्जा उत्तर प्रदेश का, टिहरी डैम हमारा मगर उसकी रॉयल्टी उत्तर प्रदेश की, नौकरियां हमारी मगर उत्तर प्रदेश के कानून के तहत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बना बनाकर बाहर वालों को यहाँ नौकरियां दे दी। ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि ये इन 24 वर्षों में राष्ट्रीय पार्टियों को जो भर भर कर वोट दिया है, वो राष्ट्र के नाम पर वोट दिया है, क्योंकि उत्तराखंड का जनमानस राष्ट्र प्रेमी है। राष्ट्र के लिए प्रति समर्पित भाव रखने वाली इस कौम ने राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता दी और उसका परिणाम ये हुआ कि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने ऐसे लुटेरों की तरह उत्तराखंड के अंदर काम किया और आज उत्तराखंड बर्बादी की कतार में चला गया है। फिर चाहे किसी बिंदु पे आ जाइए, राजधानी का मामला ठंडे बस्ते पे, परिसंपत्तियों का बंटवारा ठंडे बस्ते पे, मूल निवास और भू कानून का मामला ठंडे बस्ते पर, पलायन क्यों नहीं रुक पा रहा है, इस मामले पे कोई नीति नहीं हो रही है। राजधानी के मामले में इनसे बात करो तो इनको ठंड लगती है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड जिस अवधारणा के लिए यहाँ की जनता ने 42 से ज्यादा
शहादत देकर अपने नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, अपने राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, गांव के अंतिम व्यक्ति को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शहादत दी, संघर्ष किया, लाठी गोली डंडे खाए, जेल भरो आंदोलन किए। उसके बाद हमको मिला क्या? आज हम अपने ही राज्य में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चलिए वसीम साहब से मैं जवाब ले लेता हूँ। पार्टियां हैं, राष्ट्रीय वसीम साहब से जवाब ले लेता हूँ मैं। जी वसीम साहब से जवाब लेता हूँ। देखिए मैं दोनों में, देखिए 20,000 करोड़ की परिसंपत्तियां कम नहीं होती हैं। और देखिए पूरी बात, जी मैं पूरी बात का जवाब उसका जवाब उसमें ऐड कर दीजिएगा आप। और ये भी बड़ी, देखिए कोई भी परिवार का हिस्सा, मैं इसको एक परिवार की तरह देखता हूँ। परिवार से कोई एक बेटा अगर अलग होता है तो उसको ये कहा जाता है कि तू जब तक संपन्न नहीं हो जाता तब तक हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद तू इतना संपन्न हो जाए कि अपना खुद का ख्याल रख सके। लेकिन यहाँ हो ये रहा है, 20,000 करोड़ की संपत्तियां उत्तराखंड को अलग कर दिया, मेंटेनेंस उत्तराखंड कर रहा है लेकिन उसका रेवेन्यू जा रहा है उत्तर प्रदेश के पास। तो उस अलग हुए बेटे को आप अपने आप सक्षम कैसे बना पाएंगे? उसकी मजबूरियां हैं कि वो अलग हुआ, लेकिन वो अपने आप को सक्षम कैसे बनाए थे? मैं सब बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो हमारे कांग्रेस में तो लाठी डंडे की जो बात कर रहे थे कि कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने गोलियां चलवाई उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर और समाजवादी। मेरी बात सुन लीजिए, तो कांग्रेस का जो दावा है ये अपने आप में बिल्कुल बेईमानी है कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के कुछ काम किया। ये तो समाजवादी पार्टी से मिले हुए थे और आज भी मिले हुए हैं। आज भी हरीश रावत समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चलते हैं। एक बात जो हमारे भी यूकेडी के मित्र कह रहे थे, तो भाई भट्ट जी मैं आपसे पूछूंगा कि आप तो दोनों सरकारों में थे, आप तो कांग्रेस के भी भाग थे और आप तो बीजेपी के भाग थे। तो जब मंत्रिमंडल मिला तो आपके नेता कहाँ चले गए थे? और आज क्या कारण है कि उत्तराखंड की जनता ने आपको किनारे कर दिया? इसलिए किनारे कर दिया कि यूकेडी के लोगों ने अपनी भूमिका को बिल्कुल नहीं निभाया। और यही कारण है कि आज आपके पास प्रत्याशी भी नहीं है कि कौन लड़ेगा और क्या हम करने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं मुद्दे पे आता हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाने की जो बात की थी, अटल जी ने उसको पूरा कर। पहली बात, कांग्रेस की राज्य था, यहाँ पर तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के थे। लेकिन अटल जी ने उत्तराखंड को पनपने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया और यहाँ पर टैक्स हॉलीडे दिया। और उन्हीं के इस कदम के कारण उत्तराखंड राज्य की सही ढंग से शुरुआत हो सकी। उत्तराखंड के अंदर तिवारी जी लाए है उद्योग, वो मूल रूप से अटल जी के द्वारा दिए गए उस पैकेज के कारण लाया। और ये कांग्रेस के नेता जो हमारे मित्र बैठे हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, व्यक्तिगत बातचीत मैं नहीं करूंगा, लेकिन इन्हीं के चिदम्बरम जी ने वो सारे के सारे टैक्स हॉलीडे को समाप्त कर दिया। अब मैं बताऊं कौन कौन से मुद्दे सॉल्व हो गए हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि पेंशन का मसला, भाई सुरेंद्र जी आपको जानकारी होनी चाहिए, पेंशन का मसला सॉल्व हो चुका है। कृपया करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी रिटायर हुए उत्तराखंड के हैं, उनकी पेंशन वो लेगा, उत्तर प्रदेश देगा, बाकी की जिम्मेदारी उत्तराखंड की है। इसी प्रकार से किशाऊ बांध का जो मसला आपने कहा, किशाऊ बांध का जैसा उलझाव मसला वो हमारी सरकार ने ठीक किया, बनने वाला है और 5 राज्यों को उसका लाभ मिलने वाला है। ये श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इसी बात में कहना चाहूंगा कि जो आपके जो आवास विकास परिषद की संपत्तियां थी वो सारा का समाधान हो चुका है, वो हैंडओवर हो चुका है। और इसी प्रकार से टूरिज्म डिपार्टमेंट की भी जो अधिकांश बातें थी वो निपट चुकी है। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा ना आपसे कि 20% रह गया है, जो नहरों का मसला है, एग्री करता हूं मैं आपसे, वो नहरों का मसला जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिस पर हमारी उनसे बातचीत चल रही है। निश्चित तौर पर हम उसका समाधान करेंगे। और एक्ट के अंदर कोई धोखा नहीं हुआ उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ बहुत सीधा सेंट्रल एक्ट बोलता है कि जो संपत्तियां जहां की हैं उसका मालिक वो होगा, उसको केवल इंप्लीमेंट कराना है। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश हमारी बातों को जो बची हुई है उनका समाधान नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर केंद्र में अपनी बात को रखेंगे और वहां से समाधान निकल आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई भी लड़ी, शहादतें भी दी, और उसके बाद जो राज्य निर्माण और विकास के लिए काम करने थे वो हमारी पार्टी ने दिए। ये 5,000 करोड़ की बात करते हैं, 2.5 लाख करोड़ की योजना है केंद्र की, डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चला रही है। 2.5 लाख करोड़ की मोदी जी, अरे मोदी सुनिए ना, मोदी जी के द्वारा और धामी जी के द्वारा 2.5 लाख करोड़ की है। मैं तो आपसे एक चीज और कहता हूँ, आप सोचते थे कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन नहीं बन सकती, आज बन रही है ना। आज 4 धाम की जो 4 लेन की सड़क बन रही है वो कहाँ से बन रही है? उसका क्या हाल है? केवल केंद्र बना दिया है। इसी प्रकार से विकास की कई परियोजनाएं हैं, पूरा उत्तराखंड बदल चुका है। और उसका सीधा जवाब दे देता हूं, कुछ कहना चाह रहे हैं अग्रवाल साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? करूंगा कि आज उत्तराखंड जो बदला हुआ है डबल इंजन की सरकार के कारण बदला हुआ है।
चलिए ठीक है, प्रभु, ट्रिपल आप इंजन की तो सरकार जी। आपके जो अग्रवाल साहब, आराध्य देव हैं, अग्रवाल साहब मैं आप इनका जवाब दीजिएगा। अग्रवाल साहब मेरा एक सवाल बीच में मैं ऐड कर लेता हूँ, ये बात सही है, उन्होंने भट्ट साहब ने भी ये बात कही कि 10 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, 13 साल बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस के पास भी कम वक्त नहीं रहा। ईमानदारी सरकार थी इनकी जी, आप भाई ईमानदारी की बात हाँ अगर हाँ कही बिल्कुल जाए, बिल्कुल, मैं 10 बताता हूँ। साल का वक्त कम नहीं होता। देखिए, कम से कम प्रधानमंत्री जी, कोशिशों को आप 80% काम ये हाँ, बता रहे थे, कम से कम 5-10% बता तो रहा काम हूँ। आगे बढ़ा होता। हाँ, अग्रवाल साहब, भसीन साहब को याद दिला दूं, जब प्रधानमंत्री जी पहली मर्तबा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए ऋषिकेश की जनसभा में आए थे, तो हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो ज्ञापन उनको दिया था, भाजपा के जितने मुख्यमंत्री उसके बाद हुए सब उसी ज्ञापन को देते रहे अपने प्रधानमंत्रियों को, सारे वही ज्ञापन पढ़ते रहे। कुछ तो याद भी मुझे भी याद है, कुछ मुझे भी याद है। कहाँ रह गया प्रभु हमारा ग्रीन बोनस, बता दो। अरे जो मैंने पूछा जवाब दे दो यार उसका। अरे हम भाई साहब, आपने क्या किया तो बता दो। मैंने तो बता दिया हमने क्या किया। आप तो एक लाइन नहीं बोल पाएगी। कांग्रेस ने क्या किया गोलियां चलवाने के अलावा? तो किया, अरे हमने तो किया, और किसने किया? आपने तो किसने किया? आप तो स्टिंग ऑपरेशन किया आपने स्टिंग ऑपरेशन किया। अग्रवाल साहब क्या किया? है। अग्रवाल साहब यही पूछना चाह रहे हैं, क्या किया? जो मुख्यमंत्री आपका 4.5 वर्ष तक रहा है, जिसने अपना अचीवमेंट का, अपनी उपलब्धियों का जो जश्न मनाने जा रहा था, उसको आपने हटा दिया। मसला अपनी बात बताओ ना कि आपने क्या किया। वो तो हमारा मसला है। अपनी बात बताओ कि आपने क्या किया। आपने कुछ नहीं किया भाई। आप पे कुछ भी नहीं कहने के लिए हमने क्या किया। आपके प्रधानमंत्री को भी कांग्रेस की चिंता है और आपको भी हमारी चिंता है। इसीलिए अग्रवाल साहब कोर्ट में देश की है हमको। संपत्तियों को खरीदने बेचने को लेकर लोग परेशान होते हैं, सालों तक कोर्ट में मामले चल जाते हैं, हाईकोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद भी मामलों का निपटारा नहीं होता। कांग्रेस को क्या सरकार की बात बता रहा हूँ मैं। 1600 करोड़ तो कांग्रेस को मिले हैं मान्यवर, उसका हिसाब दे दो। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के 1600 करोड़ रुपए तो कांग्रेस को मिले हैं। 1600 करोड़ रुपए का हिसाब बता दो पहले। चलिए मैं समय कम है हमारे पास। मैं एक बार भट्ट साहब के पास जाना चाहूंगा। सर एक आखिरी टिप्पणी में भट्ट साहब जो ले लेता हूँ, समय कम है जी। अग्रवाल साहब समय कम है। अग्रवाल साहब समय कम है मेरे पास। मैं ये तो डिस्टर्ब करेंगे आपको। अग्रवाल साहब मेरे पास समय कम है, एक बार भट्ट साहब के पास भी जाना चाहूंगा। भट्ट साहब का भी जाइए। भट्ट साहब ये आंदोलन के साथी हैं। जी मैं भट्ट साहब बीजेपी और कांग्रेस के साथ, दोनों के साथ मिलकर आपके सरकार में सहयोग करने को लेकर आपसे बात कही जा रही है, लेकिन सहयोग सिर्फ इतना सा रहा कि मंत्री पद का सुख ले लिया, लेकिन जब मुद्दों की बात आई तो वही मंत्री अपने मुद्दों से भटकते हुए नजर आए। बहुत सही बात करी आपने। अगर हमारा मंत्री बेईमान होता तो ईडी और बीडी लगा के उसको भी भाजपा में शामिल कर चुके होते। ये हमारी ईमानदारी है कि हमने इस राज्य के लिए अपना सर कटवाया, राज्य बनवाया। मगर दुर्भाग्य यह है कि जब हमारे सहयोग की इन्हें जरूरत पड़ी तो चरण वंदना कर रहे थे हमारे कार्यालय में आकर कि हमें सहयोग दो, हम उत्तराखंड के मुद्दों को सही करेंगे। और जब मुद्दे सही नहीं हुए तो हम 6 महीने में बाहर आ गए। ये बोलते हुए इनको बिल्कुल दही जम जाती है मुंह में। अब आ जाइए मुद्दे की बात पर। उत्तराखंड के अगर 24 वर्ष के बाद भी बड़ा भाई हमारी संपत्तियां नहीं छोड़ रहा है उत्तर प्रदेश, और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये कह रही हैं कि हम उत्तराखंड को न्याय दिलाएंगे, तो इससे बड़ा राजनीतिक झूठ, इससे बड़ी राजनीतिक बेईमानी नहीं हो सकती। छोटे भाई का हक छीनकर उत्तराखंड को बर्बाद करने में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका रही है। बिल्कुल भट्ट साहब, मैं माफी चाहूंगा, समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये बात सही है। देखिए 20 साल का वक्त कम नहीं होता। 20 साल में तो अगर भाइयों का कोई झगड़ा होता है आपस में 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल अपने आप से दूरी रखते हैं, लेकिन उसके बाद घर में बैठकर, कोर्ट में नहीं जाते, घर में बैठकर बड़े बुजुर्गों के साथ इस मसले को सुलझा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि परिसंपत्तियों का मामला कोई ऐसा मामला नहीं है, और ये तो उस वक्त की बात है जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बीजेपी की मानी जाए तो वो है जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए। बीजेपी कह रही है हालांकि 80% का निपटारा हो चुका है, लेकिन देखिए पीड़ा जो है ना वो उस व्यक्ति से जाकर मालूम करें आप, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच नहीं पा रहा है। देखिए संपत्ति कोई आदमी क्यों खड़ी करता है? अपने भविष्य को लेकर, सुरक्षित रखने को लेकर, बेटी के शादी को लेकर परिसंपत्तियों को, अपनी संपत्तियों को खड़ी करता है। पेंशन, जिंदगी भर उसने काम किया लेकिन पेंशन को लेकर उसको लगता है कि मैं किस तरफ देखूं, उत्तर प्रदेश की तरफ देखूं, उत्तराखंड की तरफ देखूं। मुझे लगता है कि उस आम आदमी के नजदीक से अगर आप इस दुख को और नजदीक से महसूस करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि और ज्यादा भावना के साथ इस मामले को निपटाने के लिए आप काम कर पाएंगे। बीजेपी कांग्रेस को लेकर मेरा ये आरोप नहीं, ना यूपीडी को लेकर आरोप है, लेकिन जो भी सरकार रहे
वो थोड़ा सा नजदीक से उस व्यक्ति के स्तर पर, उस परेशान व्यक्ति के स्तर पर जाकर इस मामले को अगर देखें तो मुझे लगता है कि इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास विषय पर बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।